नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, जिसमें 15 विपक्षी दल यह तय करेंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम कैसे तय किया जाए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी जाए, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ फेंका जाए। बैठक की शुरुआत में राहुल गांधी का भाषण होगा, अंत में नीतीश कुमार का भाषण होगा। लेकिन ऐन मौके पर नीतीश कुमार का बीमार पड़ जाना, क्या वो वास्तव में बीमार हैं या फिर नरेंद्र मोदी के इशारे पर बीमार हुए हैं? उनका बीमार पड़ना क्या साबित करता है कि बैठक सफल हो पाएगी या नहीं सफल हो पाएगी? साथियों, जो हालात देश के हैं, जिस तरह से महंगाई चरम पर है, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से गरीबी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से एक अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में लगी हुई है, क्या इससे निजात मिल सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक हिटलर शाह, जो एक तानाशाह के रूप में पूरे देश पर छा गए हैं और 2024 में भी चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या उनके इस अंकुश पर, उनके अहंकार पर, उनके घमंड पर विपक्षी दल रोक लगा सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं? साथियों, आज हर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से पीड़ित है। कौन सा ऐसा विपक्षी नेता नहीं होगा जिसके पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी, तमाम केंद्रीय एजेंसियां नहीं लगी होंगी? जिनके पीछे नहीं लगी हैं, उनकी भी फाइल बन करके तैयार हो गई है और शुरुआत हो चुकी है आज से ही। आज यानी 22 जून को महाराष्ट्र में अघाड़ी यानी महाविकास अघाड़ी से जुड़े हुए शिवसेना के खिलाफ एजेंसियां काम करना शुरू कर दी हैं। अब देखिए, 23 जून के बाद कितने विपक्षी दल जेल में होते हैं, कितने विपक्षी दल सरेंडर करके नरेंद्र मोदी के एनडीए में शामिल होते हैं और कितने विपक्षी दल अपनी एकता बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरते हैं। माना यह जा रहा है कि विपक्षी एकता बहुत कारगर होगी, मील का पत्थर साबित होगी, जिससे नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं, बौखलाए हुए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस भी बौखलाया हुआ है 2024 के चुनाव को लेकर के। और आरएसएस ने तो यहाँ तक कह दिया है, उसका ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है उसमें यहाँ तक छप चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक अब नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सब जवाब दिखा करके लोक लुभावन नारे, जुमले, झूठ परोस करके और एक आकर्षक भाषणबाजी करके वोट बटोरते थे, अब वो छवि उनमें नहीं रह गई है। इतना ही नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके जो इस तरह से चुनाव जीता जाता था, अब उसमें भी दम नहीं रह गया है। अगर इस बात को आरएसएस मान रहा है, भारतीय जनता पार्टी मान रही है, तो इसका मतलब है कि एक तरह से वो हार मान रही है। और अगर हार मान रही है तो विपक्षी दलों की एकता जो पटना में हो रही है, कल होने वाली है, इसके निहितार्थ बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि इसमें पूरा विपक्ष, 15 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, जो कि नरेंद्र मोदी को हराने में कारगर साबित होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर विपक्ष एकजुट होता तो 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी हार जाती। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत मिलता है 67, विपक्ष को मिलता है 37 भारतीय जनता पार्टी को। उसी 37 के बल पर नरेंद्र मोदी ने 300 से अधिक सांसदों को जिताया और अपनी सरकार बना ली एनडीए के साथ। इस बार विपक्ष एकजुट हो गया है। हम तो कहते हैं
कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो गया है उसमें एकता होनी चाहिए, उसके एक दूसरे के खिलाफ टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और सारी पार्टियों को नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक टारगेट बनाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई को इस देश की जनता से वाकिफ करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विश्व गुरु मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, आरएसएस भी और इनका आईटी सेल भी, प्रचार तंत्र भी विश्व गुरु मानता है। अभी नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, विश्व गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और जिस तरह से गोदी मीडिया उन्हें महिमा मंडित कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ वहां के 75 सांसद इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने बाइडेन को एक पत्र लिखा है जिसमें मांग किया है कि भारत सरकार के प्रमुख नरेंद्र मोदी से यह पूछा जाए कि भारत में अल्पसंख्यकों की बुरी स्थिति क्यों है, अल्पसंख्यकों के नरसंहार की बात क्यों की जाती है और अल्पसंख्यकों को निशाना क्यों बनाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के बौखलाई हुई है कि वहां के सांसदों ने क्यों ऐसा पत्र लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो जन समर्थन अमेरिका वासियों का और एनआरआई का अमेरिका में मिलता था पहले नरेंद्र मोदी को, वो जन समर्थन इस बार नहीं मिल पाया है। जाहिर है कि भारत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं घट रही है, बल्कि वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है। और यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि कई सर्वे चीख चीख करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है और उसके अलावा राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही एक बड़े विपक्षी नेता के रूप में, एक कद्दावर नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। इस बात को न सिर्फ भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लगभग एक हफ्ते तक अमेरिका में रहे राहुल गांधी भी, उस समय उन्होंने सरकार की, भारत सरकार की जिस तरह से बखिया उधेड़ी है और जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका में माहौल बनाया था, उसी का नतीजा है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छीछा लेदर हो रही है और वहां के मीडिया में इन्हें कोई भी कवरेज नहीं मिल रही है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और न प्रिंट मीडिया में। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में भी जहां पहले प्रधानमंत्री छाए रहते थे, मीडिया कवरेज मिलती थी, उसके हिसाब से इस बार उन्हें कवरेज कम मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विश्व गुरु समझते हैं, अपने को हिटलर समझते हैं, अपने को तानाशाह समझते हैं, लेकिन अब उस तानाशाही का भंडाफोड़ करने के लिए पटना की बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को साथ लेकर के किस तरह से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। उसका नमूना 48 घंटे बाद से ही आना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, ये इन सब की फाइल तैयार हो चुकी है और उम्मीद यही व्यक्त की जाती है कि पटना बैठक के बाद इन सबको जेल में ठूंस दिया जाएगा। इनके अलावा भी जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबकी फाइल तैयार है और सबको ईडी, आईटी, सीबीआई के शिकंजे में कस करके जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचाने की कवायद करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष में एकता हो, नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष एकजुट होकर के उन्हें शिकस्त दे, नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भारत के वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी सत्ता सुरक्षित रहे और 2024 भी उनके
चंगुल में आ जाए, या यूं कहे कि जिस तरह से उन्होंने कुछ दिनों पहले संसद भवन में, नई संसद भवन में सेंगोल का प्रचार किया था, सेंगोल जो कि राजतंत्र का प्रतीक है, उसका इतना प्रचार प्रसार किया गया, इतना महिमा मंडित किया गया उसे, कि उससे तो यही आभास होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। और उस समय तमाम बुद्धिजीवियों ने, तमाम संवेदनशील लोगों ने, पत्रकारों ने कहा भी था कि प्रधानमंत्री अपना ही राज्याभिषेक कर रहे हैं। ऐसा ही महसूस हो रहा था सेंगोल का महिमा मंडन करते समय। तो साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, यह जरूरी था, होना चाहिए था, और पहले उन्हें एकजुटता दिखानी चाहिए थी। लेकिन अभी देर नहीं है, लगभग साल भर चुनाव बाकी है, और इसी डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चुनाव दिसंबर या नवंबर 2023 में ही हो जाए। इसके बहुत से संकेत मिल रहे हैं और बहुत से समीक्षक, पत्रकार, बुद्धिजीवी मान रहे हैं उनके इस संकेत को। नीतीश कुमार ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 के अंत में ही चुनाव कराना चाहते हैं। इसी तरह से तमाम बड़े नेताओं ने इस पर बयान दिया है और उसी के हिसाब से तैयारी भी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी। विपक्ष में जो पार्टियां इसमें नहीं आ रही हैं उनमें से प्रमुख है नवीन पटनायक उड़ीसा से, केसीआर और जगन मोहन रेड्डी और मायावती। ये अपने प्रदेशों के छत्र माने जा सकते हैं। और अगर इन चार नेताओं ने पटना बैठक में आने से इनकार कर दिया है तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी न किसी रूप में इन्हें डरवाया है, और यह डर कब तक कायम रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मायावती तो बहुत समय से डरी हुई हैं, लेकिन केसीआर की बेटी जिस तरह से दिल्ली के शराब घोटाले में फंसी हुई है, इससे लगता है कि केसीआर की बेटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल के पीछे भेज देंगे। लेकिन केसीआर को दम दिखाना चाहिए था तेजस्वी की तरह, अखिलेश की तरह और दूसरे नेताओं की तरह, लेकिन वे डर गए। इसी डर की वजह से केसीआर नहीं शामिल हो रहे हैं। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिससे कि उनका संघर्ष है तेलंगाना में, तो कैसे वो कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं। तो इन दो वजहों से केसीआर नहीं आ सके। जगन मोहन रेड्डी कमोबेश इन्हीं कारणों से नहीं आ सके, और नवीन पटनायक तो बहुत पहले से तटस्थ बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा होता है और समय समय पर नरेंद्र मोदी का समर्थन भी करते हैं। हालांकि एनडीए से अलग हैं, लेकिन फिर भी एनडीए में होने जैसा व्यवहार करते हैं। अब सवाल उठता है कि विपक्षी एकता जो 15 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, और अपने अपने राज्यों में अपना जनाधार है उनका। राहुल गांधी का जनाधार तो पूरे भारत में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की नैया डूबी हुई है, अखिलेश यादव उन्हें कितना तवज्जो देंगे, कितनी सीटें देंगे, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, अभी कुछ निश्चित नहीं है। और यही सब सुनिश्चित करने के लिए पटना बैठक हो रही है। पटना बैठक में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करने के लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन सब पर भी विचार किया जाएगा। और हमें तो लगता है कि पटना बैठक में जो कुछ भी सुनिश्चित किया जाएगा वो सब मोदी के खिलाफ होगा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ होगा, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा कि जिससे कि उन्हें किसी न किसी रूप में फायदा मिल सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, और जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि ऐसी बैठक तो 2019 में भी हुई थी, और राहुल गांधी तो पप्पू हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी उनके
जनाधार में कोई अंतर नहीं आया है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता। तो जाहिर है कि बौखलाए हुए हैं, इस बैठक को लेकर के बौखलाए हुए हैं कि अगर ये एकता हो गई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, और अगर ये एकता 2019 में हुई होती तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती, क्योंकि विपक्ष को वोट मिलते हैं 67%, 67%, और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं 37%। ऐसी स्थिति में विपक्ष बिखरा हुआ था, इसलिए विपक्ष का वोट एकजुट नहीं हो पाया और वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी और उसकी सीटें बढ़ करके 300 से भी अधिक हो गई और एनडीए की सीटें भी अलग से थी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा व्यापक जनाधार मिला 2019 में, और 2019 की तरह भी अगर वोटिंग होती है तब भी भारतीय जनता पार्टी को हारना है, और इसी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और लोग इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का बौखलाना निश्चित रूप से विपक्ष की एकता की पहचान है, और इस पहचान को बनाए रखने के लिए और बैठक में जो निर्णय लिए जाए उसे कड़ाई से लागू करने के लिए विपक्ष को मन बनाए रखना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जो केसीआर और मायावती, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, ये लोग सीबीआई की डर से, ईडी, आईटी और केंद्रीय एजेंसियों के डर से नहीं आ रहे हैं। जिस समय चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो जाए उस समय ये एजेंसियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तो उस समय भी वो विपक्ष में शामिल हो सकते हैं, जिस तरह से कि स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में। अगर नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश का जारी होने के पहले आते तो उनके खिलाफ भी एजेंसियों को लगा दिया जाता और उन्हें जेल पहुंचाया जाता, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वे समाजवादी पार्टी में आते हैं। हालांकि आने से कोई खास फायदा नहीं हुआ था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का मामला देश का मामला नहीं है। अगर विपक्षी एकता पूरे 15 पार्टियों में हो जाती है, जिसमें कि कांग्रेस प्रमुख है, बाकी सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों के लिए प्रमुख हैं और उनका जनाधार है, उनकी सरकार है, और सरकार नहीं है तो विपक्ष में बैठी हुई है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के बाद सबको जेल के पीछे भेजना चाहते हैं तो जेल में रह करके भी तो चुनाव लड़ा जा सकता है। जेल में रह करके बहुत से लोग चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। इस तरह से एजेंसियों का डर नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी में। जिस तरह से कि 4 नेता डरे हुए हैं, मायावती डरी हुई हैं, जगन मोहन रेड्डी डरे हुए हैं, केसीआर डरे हैं, नवीन पटनायक डरे हुए। ये डर नहीं होना चाहिए। अगर डरेंगे तो जीतेंगे नहीं, डर के आगे जीत है। और शोले का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि जो डर गया वो मर गया। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।